हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन साहू और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। जैसा कि हम लोगों ने किताबों में देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स रहती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो बुक्स रहती हैं उसमें लिखा रहता है भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में। तो आज हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में किस चीज़ का वर्णन किया गया है और प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना में आप सब लोगों को जो भी पॉइंट होंगे उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग, जो पॉइंट दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इतना हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। जैसा कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के जो लोगों यूनाइट किया गया है, संगठित किया गया है। मतलब हम भारत के लोग, पर्सनल एक व्यक्ति नहीं, पूरे भारत के लोगों को। अब भारत के लोगों में भारत में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ इसमें समाहित किया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसा कि आप लोग वर्ड समझ रहे होंगे, प्रभुत्व संपन्न। इसमें प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जिसका अपना खुद का सेल्फ सोवरेजन, जिसको संप्रभुता बोलते हैं, जिसका अपना खुद का पावर हो और किसी दूसरे देश के द्वारा इसका जो संचालन है, संचालन में व्यवधान ना हो। मतलब अपने खुद का पावर हो, अपने देश की खुद की सरकार हो, किसी दूसरे का उसमें हस्तक्षेप ना हो। तीसरा पॉइंट है समाजवादी, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों की समान भागीदारी हो। पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब किसी जाति धर्म विशेष के लोगों का देश की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सभी के लिए समान धर्म की भावना की बात की गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब भारत का जो गणराज्य होगा वो लोकतंत्रात्मक होगा। इसमें लोगों की समान भागीदारी होगी और लोगों को गणराज्य में जो गणराज्य की व्यवस्था होती है उसके तहत लाया जाएगा। उसके बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब इसमें जो न्याय की बात की गई है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के जो न्याय होते हैं उसकी बात की गई है। फिर इसमें कहा गया है कि हम अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब हमारे विचार, जो भी हमारे विचार होंगे वो विचार हम व्यक्त कर सकते हैं। हमारी जो अभिव्यक्ति होगी, कहीं भी किसी स्थान पर अपने संवाद कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। विश्वास, मतलब हम भगवान में विश्वास करें ना करें, किसी विशेष भगवान को माने, किसी विशेष सत्ता को माने, ये हमारी स्वतंत्रता होगी। धर्म में हम लोग किसी प्रकार की राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे पहले बताया गया है। पंथ निरपेक्ष, इसमें भारत सरकार, जो भारत देश है, इसका कोई धर्म नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी धर्म समुदाय के लोग, जैसे किसी प्रकार के व्रत, कोई रोज़ा रखता है, कोई व्रत रखता है, तो आप इसमें स्वतंत्र हैं, जो चाहें कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब सबको समान अवसर प्राप्त कराया जाएगा। इसके बाद उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब इसमें जो बात की गई है, हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना से रहेंगे ताकि देश का विकास हो। और अपनी इस संविधान सभा में आज जो पॉइंट है, इसका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, आत्मर्पित और आत्मार्पित होता है। तो ये सब था प्रस्तावना का पॉइंट। थोड़ा सा हम लोग इनके जो विशेष पॉइंट थे उस पर जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द उसमें थे नहीं, बाद में जोड़े गए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे
जब संविधान बन रहा था उस समय समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का वर्णन नहीं था, लेकिन समय और काल को देखते हुए विषम परिस्थितियों में हमारे देश में एक ऐसी स्थिति आई, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में इमरजेंसी जैसी घटना भी होती है और इस इमरजेंसी के दौरान ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है और उसमें 3 वर्ड शामिल किए जाते हैं। ये वर्ड हैं, पहला हमारा समाजवादी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी जो व्यवस्था है, जो सरकार की संसाधन है, इन पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, सभी के लिए समान रूप से वितरण व्यवस्थाओं का समाजवादी व्यवस्था की बात करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोगों के लिए समान भावना रहेगी। अखंडता मतलब टूटना, अखंड जिसके टूटना ना टूटने के लिए अखंडता मतलब जुड़ने के लिए राज्य की जो शक्ति है उसमें अखंडता ना हो, संगठित रहे, इसलिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया है और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को स्थान दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा जैसे शब्दों से निरूपित किया जाता है, बोला जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले किसी चीज़ की कुंजी, जैसे आप मकान देखेंगे, मकान का सबसे पहले जो गेट के बाहर ताला लगा रहता है, ताला खुलेगा उसके बाद ही घर के अंदर देखेगा कि क्या है आपके घर के अंदर। ऐसे ही संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, जिससे देखने से ही पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है। और इस संविधान की आत्मा जो दूसरा पॉइंट है, आत्मा तब पता चलेगा कि संविधान की आत्मा मतलब संविधान के बारे में इसमें क्या क्या वर्णन है। आगे हम लोग देखेंगे हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है, ये जो संविधान में वर्ड दिया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को संगठित होने के लिए पूरे भारत को एक, मतलब हम सिर्फ भारत के नहीं, हम भारत के लोग, हम लोग सब, पर्सनल मैं नहीं, पूरा भारत संविधान के साथ है, हम भारत के लोग। आगे हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्षता, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ लौकिकता से आध्यात्मिकता पर वरीयता देना है। मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिकता, ये नहीं है कि कौन धर्म समुदाय का व्यक्ति है, इसमें भेदभाव की न बात कर करके सभी के लिए समान भ्रातृत्व की भावना का विकास के साथ साथ धर्म से तटस्थ रहने के लिए, मतलब भारत का ऐसा नहीं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जिसका कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लिए समान जगह है। समाजवादी, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय समाजवाद जो है अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका जो वर्णन है लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। समाजवादी जो व्यवस्था इस सब लोगों के लिए समान माध्यमों का वर्णन होगा और सभी के लिए समान रूप से व्यवस्थाओं का बंटवारा होगा। एक दूसरा शब्द है कि लोक कल्याणकारी, मतलब जन कल्याणकारी राज्य के रूप में भी स्थापित करता है जो समाजवादी व्यवस्था है। संप्रभुता, जैसा मैंने आपको बताया कि संप्रभुता का मतलब होता है राज्य की सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति, जिसको संप्रभुता बोलते हैं, जो घोषणा करती है कि राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। मतलब संप्रभुता अपने आप में प्रत्येक देश की होना चाहिए, जिससे किसी दूसरे देश के बाहरी हस्तक्षेप की बात ना हो और किसी दूसरी शक्ति की प्रभुता हम लोग स्वीकार ना करें, इसी को संप्रभुता बोलते हैं। लोकतंत्र, जैसा कि आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इसको अब्राहम लिंकन ने कहा था। और लोकतंत्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी के लिए समान रूप से भागीदारी लोकतंत्र है। पब्लिक मतलब जनता का, पब्लिक सिस्टम, पब्लिक मतलब जनता और सिस्टम मतलब तंत्र, जनता का एक तंत्र ऐसा जो देश की व्यवस्थाओं में समान रूप से भागीदारी करे, सबको समान रूप से व्यवस्थाओं का लाभ मिले। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो बहुदलीय लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे दल होंगे जो आज भी हैं और कुछ ऐसे भी दल हैं जो डायरेक्टली रूप से चुनाव नहीं लड़ते, इनडायरेक्ट रूप से लड़ते हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब एक से अधिक दल हैं। गणतंत्र,
गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक जो पब्लिक है उसको बार बार लोगों के लिए बार बार हिस्सेदारी लाना, मतलब राज्य का जो चीफ होगा, प्रमुख होगा, वो किसी न किसी निर्वाचित रूप में होगा, ना कि वंशानुगत। जैसा कि आप लोग ब्रिटेन में देखते होंगे, वहाँ पे जो वंशानुगत व्यवस्था है, वहाँ पे जो राजा रहते हैं वो राजतंत्र है, वहाँ पर उन्हीं के परिवार के लोग ही राजा रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हमारे देश के गणतंत्र में, यहाँ पर सभी लोगों के लिए भागीदारी की बात की गई है और इसका जो राज्य का प्रमुख होता है लोगों के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये थी हमारी आज की प्रस्तावना की वीडियो। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।